ओके, तो अभी के लेक्चर तक हमने गवर्नमेंट ग्रांट काफी हद तक कंप्लीट कर लिया था। एक बार पूरा चार्ट तुम लोगों को याद है क्या? हमने जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखे हैं वो याद है? यस? तुम में से कोई पूरा चार्ट रिवाइज करेगा क्या क्विकली? ट्राई करना है तुम्हें? चलो काव्या करो, ट्राई करो रिवाइज पूरा चार्ट। हाँ, नॉन मॉनिटरी और मॉनिटरी, करेक्ट। फिर नॉन मॉनिटरी? हाँ हाँ, राइट राइट राइट। परफेक्ट, आगे। हाँ, मतलब आपको पूछना पड़ेगा कि वो ग्रांट फिक्स्ड एसेट के लिए मिलेगी। राइट हाँ, राइट। कॉस्ट रिडक्शन में क्या होता है? हाँ हाँ, आ रही है, बोलो बोलो। हाँ, नहीं, पहले जब हम मशीनरी खरीदेंगे तो मशीनरी की एंट्री होगी, और अगर ग्रांट बाद में मिलेगी तो ग्रांट क्रेडिट हो जाएगी एसेट अकाउंट को। यस, करेक्ट। राइट, रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन के जरिए ग्रांट पीएनएल में चला जाएगा। हाँ, राइट। हाँ, पार्क करते हैं डेफर्ड इनकम में। हाँ, डेप्रिसिएशन के पैटर्न में वो ट्रांसफर हो सकता है, करेक्ट। हाँ, करेक्ट। परफेक्ट। हम्म, परफेक्ट। हाँ, परफेक्ट, वेरी गुड। पूरा चार्ट काव्या ने रिवाइज करवाया है, वेरी गुड काव्या। चलो, सो अभी चार्ट में हम कौन से लेवल पे है? ये चार्ट में और एक चीज बची है। वो एक बचने के बाद आपका 80% नहीं, 90% ऑफ द स्टैंडर्ड इज ओवर। फिर हम जो भी अभी तक सीखा है उस पे कुछ सम्स करेंगे स्टडी मटेरियल के, और फिर स्टैंडर्ड के आखिरी पार्ट पे जाएंगे। ओके, अब हम कहाँ पे है वो देखो, कि गवर्नमेंट ग्रांट मिली हुई है। हम बोल रहे थे कि वो मॉनिटरी है, मतलब पैसों में मिली हुई है। अब हमने देखा था कि वो गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए मिली है। लेकिन क्या काफी बार ऐसे भी हो सकता है कि आप लोगों को गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, ठीक है, आपको वो पैसों में मिली है, मतलब वो मॉनिटरी है, बट इट इज नॉट फॉर स्पेसिफिक एसेट, स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट। जरूरी नहीं है ना कि पैसों में मिलने वाली गवर्नमेंट ग्रांट हमेशा स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट हो, अदर भी हो सकती है। तो अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है विच इज मॉनिटरी,
बट विच इज नॉट रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, तो उस केस में उसका अकाउंटिंग कैसे करना? ओके, सो यहाँ पे मैं लिख दूंगी अदर्स। मतलब देखो चार्ट में हम कहाँ पे है, अच्छी तरीके से देखो कि गवर्नमेंट ग्रांट है, मॉनेटरी है, पैसों में मिली है, लेकिन फिक्स्ड एसेट के लिए नहीं मिली हुई है, अदर्स के लिए है। ओके, तो अदर्स है तो फिर उसका अकाउंटिंग कैसा करना? तो उसके अकाउंटिंग के लिए प्लीज अंडरस्टैंड, अभी इट इज नॉट, स्टैंडर्ड ने क्या किया है कि जो टिपिकल टाइप्स के ग्रांट्स थे उनका आपको एक गाइडलाइंस दे दिया, लेकिन अभी हर एक गवर्नमेंट ग्रांट, कि गवर्नमेंट ग्रांट अगर आपको ये खर्चे को मीट करने के लिए मिली तो क्या करेंगे, फॉर हर एक टाइप के गवर्नमेंट ग्रांट के लिए एक एक अकाउंटिंग ये देना ट्रीटमेंट, ये पॉसिबल नहीं होगा अभी। तो उन्होंने क्या किया, ओवरऑल बेसिस पे जो मेजर गवर्नमेंट ग्रांट्स के टाइप्स होते हैं वो कवर कर लिए, जैसे नॉन मॉनिटरी है, कंसेशनल रेट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट है, वो उन्होंने कवर कर लिया। अब उन्होंने बोला अभी और कोई अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है विच इज टोटली डिफरेंट, तो उन्होंने अप्रोच दे दिए कि या तो आप उसका कैपिटल अप्रोच से अकाउंटिंग करोगे या तो आप उसका इनकम अप्रोच से अकाउंटिंग करोगे। ओके, सो अदर गवर्नमेंट ग्रांट्स आर ऑल टुगेदर, तो एक सेकेंड, लेट मी जस्ट इरेज दिस। हाँ, अदर्स ही है, तो उसके अकाउंटिंग करने के दो तरीके हैं, एक है कैपिटल अप्रोच एंड दूसरा है इनकम अप्रोच। तो अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट ऐसी टाइप की मिली हुई है जो अभी जितने भी हमने टाइप्स देखे उसमें कवर नहीं होती, तो अदर ही है वो, तो उस केस में आप कैपिटल अप्रोच या इनकम अप्रोच से उसका अकाउंटिंग कर सकते हो। अब हमें देखना पड़ेगा कि कैपिटल अप्रोच क्या होता है और इनकम अप्रोच क्या होता है। ठीक है, एक ही सेकेंड ना बस। ओके, तो अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट जो मिली हुई है, अगर आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, सो इफ द गवर्नमेंट ग्रांट shows characteristics like owner's contribution, तो उसे कैपिटल अप्रोच के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? मैम ये तो कुछ समझा ही नहीं, आप क्या बोल रहे हो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ये ऑल टुगेदर और कुछ नया है जो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। से एकदम सिंपल लॉजिक लगाया है, अगर कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट ऐसी है जिसके लिए आपको पहले जितना भी अभी तक हमने चार्ट देखा वो कोई भी वहां पे बैठती ही नहीं है, कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी तक उसके लिए स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो तुम देखोगे कि क्या वो ग्रांट ओनर्स कंट्रीब्यूशन जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। आवाज आ रही है क्या मेरी? सो हम बात कर रहे थे कि अगर आपकी गवर्नमेंट ग्रांट ये ओनर्स कंट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती है तो फिर उसे कैपिटल अप्रोच से अकाउंटिंग करेंगे। अब ओनर्स कंट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या? सी उसका मतलब होता है जब कोई भी ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है तो वो पैसों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो ऐसे बोलता है कि मुझे बताओ कि ना मैं बिजनेस में पैसे डाल रहा हूँ तो मैं ना बिजनेस में पैसे डालूंगा बस इसके लिए कि ये बिजनेस में ये मशीनरी खरीद पाऊँ, या ओनर ऐसे सोचता है कि मेरा बिजनेस है, मुझे ओवरऑल बिजनेस के लिए लेट्स से 10 करोड़ लगने वाले हैं, सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस ओवरऑल बेसिस पे 7 करोड़ एंड देन आई टेक लोन। डज ओनर एवर से कि नहीं मैं सिर्फ इस चीज के लिए पैसे लगाऊंगा या मैं सिर्फ उस चीज के लिए पैसे लगाऊंगा, या वो हमेशा ऐसे बोलता है कि टोटल बिजनेस को जरूरत कितनी है उसमें से मैं इतने पैसे बिजनेस को दूंगा? यस और नो? यस।
सो ओनर्स फंड का या बिजनेस में ओनर का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक में से एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, दैट द अमाउंट इज ऑलवेज गिवन एज इन रिलेशन टू टोटल आउटले। टोटल आउटले मतलब जितना भी टोटल पैसा लगने वाला है उसके रिलेशन में, उसे ध्यान में रख के बिजनेस में पैसा डाला जाता है। ओनर कभी भी ऐसे नहीं बोलता है कि मैं सिर्फ ये चीज को पैसा दूंगा या वो चीज को पैसा दूंगा। एंड द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज, डज ही एक्सपेक्ट रीपेमेंट? बताओ, डज ही एक्सपेक्ट रीपेमेंट? जब वो बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको ऐसे बोला जाता है क्या कि 5 साल बाद तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस लौटा दिए जाएंगे, जैसे डिबेंचर्स के केस में होता है या प्रेफरेंस के केस में होता है। जनरली इक्विटी वाले जो होते हैं तुम देखो तो वो क्या बोलता है कि नहीं नहीं, जब तक ये बिजनेस चलेगा मेरे पैसे तो बिजनेस में लगे ही रहेंगे, राइट? आप इक्विटी भी मत लो, सादा नॉर्मल कोई भी शॉपकीपर ले लो या ओनर ले लो, वो भी क्या बोलता है कि बिजनेस में लंबे समय तक मेरे पैसे लगे ही रहने वाले, आई डू नॉट एक्सपेक्ट रीपेमेंट, बिकॉज इट इज नॉट एज इफ आई एम गिविंग लोन फॉर अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड टू द ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर ओनर का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो बिजनेस में टोटल लगने वाला जो पैसा होता है उसे ध्यान में रख के वो बिजनेस में पैसा डालता है। Plus, he does not expect repayment since he is the owner. He expects that he knows that his money will be invested in the business for a longer period of time. So, अगर गवर्नमेंट की ग्रांट जो आपको मिली हुई है वो ग्रांट भी ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, मतलब वो गवर्नमेंट ग्रांट में डायरेक्टली गवर्नमेंट ने बोला कि अच्छा तुम्हें टोटल यहाँ पे फैक्ट्री लगाने के लिए कितना पैसे लगने वाला है, इतना, क्या तो हम इतना देंगे आपको। प्लस गवर्नमेंट ग्रांट में वो बोला हुआ है कि दे डू नॉट एक्सपेक्ट रीपेमेंट, आपको पैसा दे दिया। तो वैसी जो गवर्नमेंट ग्रांट होती है उसे कैपिटल अप्रोच से अकाउंटिंग किया जाएगा, और कैपिटल अप्रोच से अकाउंटिंग करना मतलब उसे डायरेक्टली क्रेडिट किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस एवरीबडी? अब अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट ऐसी मिली हुई है विच इज रिलेटेड टू रेवेन्यू आइटम्स, ओके, इट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, रिलेटेड टू रेवेन्यू मतलब सी हमें समझ रहा है कि वो गवर्नमेंट ग्रांट इसलिए दे दी गई है, जैसे फॉर एग्जांपल हर साल आपका कुछ खर्चे होते हैं, जैसे हर साल आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो गवर्नमेंट ग्रांट किसके लिए दी है कि वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी का आपका जितना भी खर्चा आएगा गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको रीइंबर्स कर देगी। वो सपोज आप पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल भरो, गवर्नमेंट आपको वापस दे देगी वो पैसे। सो अगर रेवेन्यू आइटम से रिलेटेड वो गवर्नमेंट ग्रांट है, जैसे इसका ये एग्जाम्पल एक होता है कि डे टू डे एक्सपेंसेस जो होते हैं या ईयरली एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, जो P&L के डेबिट में जाते हैं, उन्हें काटने के लिए वो गवर्नमेंट ग्रांट तुम्हें मिल रही है। तो उस केस में इट इज वेरी लॉजिकल कि अगर वो खर्चा तुम्हारे P&L के डेबिट में गया हुआ है और गवर्नमेंट ने तुम्हें ग्रांट दी है वो खर्चे को रीइंबर्स करने के लिए, सो इजंट इट लॉजिकल कि वो गवर्नमेंट से मिली हुई हेल्प भी आप P&L के क्रेडिट में डालोगे, क्योंकि खर्चा P&L के डेबिट में गया है लेकिन वो खर्चा है ही नहीं ना, हमें गवर्नमेंट से तो ग्रांट मिल गई, तो उसे काटने के लिए जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली है वो भी P&L में डालनी पड़ेगी। तो अगर आपको जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली है वो रेवेन्यू नेचर की है, मतलब आपको पता चल रहा है कि ऐसा कुछ है वो गवर्नमेंट ग्रांट में जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड है, ओके, जस्ट लाइक कि कोई एक्सपेंसेस जो P&L में जाते हैं या ईयरली जो एक्सपेंसेस होते हैं वो रीइंबर्स करने के लिए आपको दी गई है। तो इट इज नॉट लाइक ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ऐसे नहीं है कि जैसे ओनर कैसे बिजनेस में पैसे देता है फंड करने के लिए, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है उसका। ओनर ऐसे बोलता है कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरूंगा मैं, ऐसे नहीं बोलता है ना। तो इसके ये गवर्नमेंट ग्रांट जो हम अभी बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का आपका जितना भी खर्चा होगा गवर्नमेंट उसे रीइंबर्स कर देगी आपको, it is not like, it is not showing characteristics of owner's contribution. Okay, so it is basically, it is actually given to reimburse a capital expenditure, sorry, revenue expenditure.
सो इन दैट केस ऐसे जो गवर्नमेंट ग्रांट्स अगर आपको दिखते हैं तो आपने उन्हें कहाँ पे डालना चाहिए, दे शुड बी क्रेडिटेड टू P&L। आर वी क्लियर? यस, ओके। अब जब P&L में क्रेडिट करोगे ना, अब जब P&L में क्रेडिट करोगे तो कहाँ पे दिखाना है? सी यू विल अंडरस्टैंड दैट जब भी हम कंपनीज के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने हैं ये सीखेंगे, तो उसमें कंपनी के P&L का एक फॉर्मेट होता है, उसमें हेडिंग्स होते हैं, प्रॉपर हेडिंग्स होते हैं कि जो बताते हैं कि ये हेडिंग में ये आएगा, ये हेडिंग में वो आएगा। P&L का एक फॉर्मेट होता है। सो एग्जैक्टली P&L में ये कहाँ पे प्रेजेंट होने वाला है? जब आप P&L को क्रेडिट कर रहे हो, लेकिन हाउ टू प्रेजेंट इट इन P&L? तो स्टैंडर्ड ने वो भी आपको बताया है कि आप या तो उसे एक सेपरेट लाइन आइटम करके लिख दो। सो इधर यू कैन राइट इट एज अंडर अ सेपरेट हेडिंग, या फिर अदर इनकम करके जो हेडिंग होता है आप उसमें भी मिक्स करके दिखा सकते हो, या फिर जो एक्सपेंस आपने दिखाया था, ओके, आपने कहीं तो वो खर्चा दिखाया था, जैसे कहीं तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दिखाया था। अब आपको वो खर्चे को काटने के लिए अगर गवर्नमेंट ग्रांट मिली है तो आप वो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में से माइनस करके भी दिखा सकते हो कि इतना एक्सपेंस था माइनस इतनी गवर्नमेंट ग्रांट मिली, इतना आउटर कॉलम फिगर। ओके, सो आप लेस फ्रॉम एक्सपेंस करके भी उसे प्रेजेंट कर सकते हो। आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस, ओके। सो दैट्स इट, फाइनली हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो अकाउंटिंग पार्ट है कि जब गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिलती है तो गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंटिंग कैसे होना चाहिए, ये जो पूरे स्टैंडर्ड में कवर किया है वो ये चार्ट में कवर्ड है। नाउ दिस चार्ट इज कंप्लीट। 2 पेज पे फिट कर दोगे ना, हो जाएगा ना? यस, हाँ, अभी काफी लोगों ने ये लिखा नहीं था, कुछ कुछ लोग साइमल्टेनियसली लिख रहे थे, कुछ लोगों ने लिखा नहीं था। तो जिन लोगों ने लिखा नहीं है वो अब ये चार्ट लिखना चालू करो। आई गिव यू 10 मिनट्स कंप्लीट द चार्ट। ये ऐसे कुछ पढ़ने आ रहा है क्या तुमको? एक काम करो, पहले चार्ट की आउटलाइन बना लो सिर्फ, इसे देख के कि बाइफर्केशन क्या करना है, उतनी जगह छोड़ के फिर मैं एक एक पार्ट को जूम करती हूँ और लिख लो। हाँ, ये तो है ना। हाँ हाँ, तुम्हें अभी समझेगा, जब इंटर अपना रंग दिखाएगा ना तो समझेगा तुम लोगों को।
मैं वही बोल रही हूँ, ये जो भी लोग लेक्चर्स भी मिस कर रहे हैं ना, तुम लोगों को समझेगा इंटर क्या है. इंटर इज लिटरली, आई वुड से 8x of foundation, 8 times of what foundation is. Hmm. हो, पण हे 3 तास काय म्हणजे. जल्दी लिखो, हमें ये स्टैंडर्ड खत्म करना है अभी जल्दी. चलो, नॉन मॉनेटरी लिख के हो गया, तो स्पेसिफिक मॉनेटरी पे आ जाओ. उसमें स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए आ जाओ. M1 लिख लो अभी पूरा. M1 लिख के हो गया. M2 पे आ जाओ.
M2 हो गया पूरा लिख के? बताओ जल्दी। ठीक है, लिखो। क्लिक लिखो, फास्ट लिखो और रिवाइज करते करते लिखो। चलो, जिनका M2 हो गया है वो अदर्स भी लिखना चालू करो साइमल्टेनियसली। M2 बचा है क्या किसी का अभी भी? नो। ओके, अदर्स कंप्लीट कर लो अभी। ओके, डन है, पूरा चार्ट लिख के हो गया? यस। सो बेसिकली अभी जो हमने 90% मैंने बोला कि स्टैंडर्ड खत्म हो गया है 90%, तो वो 90% में क्या क्या आता है? गवर्नमेंट ग्रांट का डेफिनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट के डेफिनेशन या फिर स्टैंडर्ड एक्सक्लूड किन किन लोगों को होता है, उसके बाद वाई दिस स्टैंडर्ड, फिर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया और फिर अकाउंटिंग, ये पूरा चार्ट। ओके, और एक पार्ट ये स्टैंडर्ड का बचा हुआ है, वो लास्ट में देखेंगे। अभी इतने पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मॉड्यूल खोलो। इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाओ। ये देखो, Z लिमिटेड परचेज्ड अ फिक्स्ड एसेट। स्क्रीन पे सबको दिख रहा है ठीक से? यस, ओके, हाँ। सो क्या बोला है देखो, Z लिमिटेड परचेज्ड अ फिक्स्ड एसेट फॉर 50 lakhs, 50 लाख में खरीदी है, which was estimated, which has the estimated useful life of 5 years। ठीक है, 5 years का estimated life है, with salvage value rupees 5 lakh। ठीक है, on the purchase of the assets government granted it a grant for rupees 10 lakhs। गवर्नमेंट ने 10 लाख का ग्रांट दिया हुआ है। Pass necessary journal entries in the books of company for the first 2 years if the grant amount is deducted from the value of fixed asset। एक ही सेकेंड ना, ये ठीक से नहीं दिख रहा है ना, ब्लर दिख रहा है ना? मैं बीच बीच में से ब्लर हो रही हूँ क्या आप लोगों को? क्लियर हो क्या? अच्छा, फिर ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या बोला है कि एक फिक्स्ड एसेट खरीदी है जेड ने 50 लाख की, एसेट की यूजफुल लाइफ है 5 साल, सैल्वेज वैल्यू मतलब रेसिडुअल वैल्यू है 5 लाख। ठीक है,
उसके बाद क्या हुआ है, जैसे हमने एसेट खरीदी, हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली है 10 लाख की। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, 2 साल की जर्नल एंट्रीज मारनी है कंपनी के बुक्स में। और ग्रांट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या बोली है, इट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। कौन सा मेथड है, मतलब सबसे पहले चार्ट में आइडेंटिफाई करो ये गवर्नमेंट ग्रांट नॉन मॉनेटरी है या मॉनेटरी। मॉनेटरी है, करेक्ट, क्योंकि पैसों में दिया हुआ है ना, ऐसे थोड़ी बोला है कि मशीन दी हुई है, तो मॉनेटरी है। इज इट फॉर अ स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, बताओ। यस, इट इज फॉर अ स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, क्योंकि यही एसेट के लिए आपको दी गई है। यस, अगर वो हो गया, अभी एक स्पेसिफिक एसेट के लिए आपको मिली हुई है, अब इसका अकाउंटिंग हमें मेथड नंबर 1 के हिसाब से कर रहे हैं या मेथड नंबर 2 के हिसाब से कर रहे हैं। मेथड 2 से करना है या 1 से करना है, चार्ट ठीक से देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है करने के लिए। मेथड 1 कॉस्ट रिडक्शन मेथड है, उन्होंने बोला है ना, इट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। सो कॉस्ट रिडक्शन मेथड के हिसाब से करना है अकाउंटिंग। सो क्विकली फॉर्मेट ड्रॉ करो जर्नल का, 2 साल का अकाउंटिंग करना है हमें। क्विकली ड्रॉ करो फॉर्मेट जर्नल का। सबका हो गया, चलो अब मारेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज। क्या बोला है, जेड लिमिटेड परचेज्ड अ फिक्स्ड एसेट फॉर 50 lakhs। डेट्स तो हमें कुछ दिए नहीं है, तो जर्नल में डेट आएंगे नहीं, हम डेट में सीरियल नंबर लिख देंगे। तो जब भी सबसे पहली एंट्री क्या आएगी, जब ये फिक्स्ड एसेट खरीदी होगी 50 लाख की, क्विकली बताओ एंट्री क्या आएगी। एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक ही स्टूडेंट आंसर देने वाला है क्या, बाकी क्या सो गए। तो बोलो ना, पहली एंट्री होगी तुम्हारी फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, टू क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट 50 lakh। नरेशन लिखो, जर्नल मार रहे हैं हम, बीइंग एसेट परचेज्ड। आर वी क्लियर अबाउट दिस। यस, अब उन्होंने क्या बोला है, ऑन द परचेज ऑफ द एसेट्स गवर्नमेंट ग्रांटेड इट अ ग्रांट फॉर 10 lakhs। जैसे हमने एसेट खरीदी, हमें गवर्नमेंट से ग्रांट मिल गई 10 लाख की। अभी अज्यूमिंग की रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इज मेट, ओके, कि अगर कुछ बताया नहीं है क्योंकि कि ग्रांट को कुछ कंडीशंस है क्या, तो अज्यूम हम ये करके कि कंडीशंस भी मेट होगी और ग्रांट तो रिसीव हो ही गई है, तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट हो गया है, ये अज्यूम करते हुए हम गवर्नमेंट ग्रांट की एंट्री मारेंगे। क्या आएगी गवर्नमेंट ग्रांट की एंट्री, बताओ, 10 लाख जो रिसीव हो रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, बैंक इज द रिसीवर और एसेट की वैल्यू हमें कब करनी है, कॉस्ट रिडक्शन मेथड यूज करने के लिए बोला है। बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, बीइंग ग्रांट रिसीव्ड। नेक्स्ट, इधर तक क्लियर। अब
अब ईयर नंबर 1 में और कुछ हुआ है क्या जिसकी एंट्री हम मार सकते हैं? सिर्फ डेप्रिसिएशन, उसे छोड़ के कुछ नहीं, क्योंकि और मशीनरी से रिलेटेड कुछ नहीं बताया हुआ है। तो जैसे साल खत्म होगा मशीनरी की एंट्री मारनी पड़ेगी। करो कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। वाह, पढ़ते वक्त भी मैंने बताया सैल्वेज वैल्यू क्या है, और तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो क्या वर्ड सैल्वेज वैल्यू? रेसिडुअल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू मतलब बची हुई वैल्यू। काव्या, निकालो कितना आएगा डेप्रिसिएशन। आ जाना चाहिए था अब तक। 7 लैक्स करेक्ट है। कैसे निकालेंगे 7 लैक्स? हमने खरीदी 50 लाख में, माइनस 10 लाख तो कॉस्ट ही नहीं है तो वो माइनस कर देंगे, बचा 40 लाख। 40 लाख में से भी 5 लाख तो सैल्वेज वैल्यू है, सो माइनस 5 लाख, मतलब 35 लैक्स डिवाइडेड बाय 5 विच इज 7 लैक्स। ओके, तो अब उसकी एंट्री आएगी, मार दो डिप्रिसिएशन की एंट्री। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट 7 लाख। being depreciation charged. नेक्स्ट, अब सेकेंड ईयर में क्या एंट्री मारेंगे बताओ? फर्स्ट 2 इयर्स की एंट्री मारने के लिए बोला है, क्योंकि सेकेंड ईयर में क्या मारेंगे एंट्री? क्या मुहूर्त निकालना है क्या कुछ? हाँ, बस डेप्रिसिएशन की आएगी, और कुछ सेकेंड ईयर में दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। और कितने से मारोगे डेप्रिसिएशन? सात लाख से ही मारोगे। देर इज नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट, सो मार दो एंट्री। इधर लिख दो, सेकेंड ईयर में आएगी ये, सेकेंड ईयर की फर्स्ट एंड मतलब ये एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट 7 लाख। डन, ये क्वेश्चन पूरा क्लियर है? इलस्ट्रेशन 1। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आप कोई ईयर एंड करते हो तो आपके जर्नल एंट्री में जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो आपको कहाँ पे ट्रांसफर करने पड़ते हैं? पी एंड एल में। सो डू नॉट फॉरगेट टू पास दैट वन एंट्री ऑल्सो, कि इधर फर्स्ट ईयर खत्म हुआ है, सो वी शुड नो कि सारे नॉमिनल अकाउंट्स पी एंड एल में जाते हैं। सो हमारा एक ही नॉमिनल अकाउंट है यहाँ पे विच इज डेप्रिसिएशन, सो यू विल ऑल्सो हैव टू शो एंट्री पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 7 लाख। लिख दो, वो यूजुअली हम स्किप कर देते हैं क्योंकि वी थिंक इट इज अज्यूम्ड ना कि वो जाता ही है, बट एग्जामिनेशन पर्पज में सॉल्यूशन में वो लिखना भूलना मत कि whenever you are closing a year you must transfer the nominal accounts to P&L। सो डाल दो इधर, ईयर नंबर 1 में भी ईयर नंबर 2 में भी।
that P&L to depreciation. चलो इलस्ट्रेशन 2 पे आ जाओ। Z Limited purchased a fixed asset, again 50 लाख की, यूजफुल लाइफ 5, सैलवेज वैल्यू 5 लाख। On purchase of the asset, government granted it a grant of rupees 10 lakh. Exactly the same. सिर्फ क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है देखो। Pass the necessary journal entries in the books of the company for the first 2 years if the grant is treated as deferred income. अब मेथड ये क्या आ रहा है, कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं हम, मेथड नंबर 2। देखो हमारे चार्ट में गवर्नमेंट ग्रांट है, मॉनिटरी है, मेथड नंबर 1 में कॉस्ट रिडक्शन किया जाता है, लेकिन मेथड नंबर 1 नहीं यूज कर रहे, मेथड नंबर 2 यूज कर रहे हैं। और मेथड नंबर 2 में भी हमें क्या बताया गया है कि ये डेप्रिसिएबल एसेट है, इसके लिए डेफर्ड इनकम को जाएगा, तो उन्होंने बोला है डेफर्ड इनकम को डालो। क्वेश्चन क्लियर है क्या? ओके चलो मेरे साथ करो फिर, फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ करो। हो गया, स्टार्ट करना है। पहली एंट्री वही आएगी क्या, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 50 लाख, मार दो वही एंट्री, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। सेकेंड एंट्री बताओ, जब गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी आपको 10 लाख की, उसकी एंट्री क्या होगी बताओ। यस यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम में डालने के लिए बोला है, तो एक अकाउंट खोलेंगे विच विल बी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, तो यहाँ पे एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 10 लाख। ओके अब डेप्रिसिएशन साल खत्म हो जाएगा, मशीन से रिलेटेड तो सिर्फ खरीदने की एंट्री बताई हुई है, एक तो परचेज की एंट्री और दूसरी मिली है गवर्नमेंट ग्रांट की एंट्री, दोनों मार दी। साल खत्म होगा तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। बताओ डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या आएगी विद अमाउंट, सेम लिख दूं क्या, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 7 लाख। नहीं, वाई नो, राइट, क्योंकि हमारी फिक्स्ड एसेट मैम 50 लाख पे दिख रही है, तो गवर्नमेंट मतलब जो डेप्रिसिएशन है वो 50 लाख के हिसाब से निकालना पड़ने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट नहीं की है। तो निकाल के बताओ कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन।
9 लाख इज करेक्ट, विच इज कैसे? 50 लाख में से रेसिडुअल वैल्यू 5 लाख माइनस कर ली, मतलब 45 लैक्स, 45 डिवाइडेड बाय 5 तो 9 लाख आ जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी 9 लैक्स. ओके, और क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ इस साल में? हाँ करेक्ट है. मुझे बताओ हमने अभी क्या हुआ है, मशीन पे 9 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया है जो पी एंड एल में जाएगा. ओके यहाँ पे ना हम एक पी एंड एल का एक्सट्रैक्ट बना देती हूँ मैं, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि यहाँ पे 9 लाख का डेप्रिसिएशन पी एंड एल में जाएगा टू डेप करके. ओके अब जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली हुई है वो डेफर्ड इनकम में पड़ी हुई है. ओके वो जो डेफर्ड इनकम में ग्रांट पड़ी हुई है, हम कोई सिस्टमैटिक और रैशनल तरीके से उसे भी डालेंगे पी एंड एल में, यस और नो? और यहाँ पे सिस्टमैटिक और रैशनल तरीका क्या है? डेप्रिसिएशन. कि अगर एसेट का कॉस्ट, जितनी भी एसेट है, अगर एसेट का पूरा खर्चा ये 5 साल पे इक्वली पी एंड एल में जाने वाला है, सो डोंट यू थिंक कि वो खर्चे को काटने वाली गवर्नमेंट ग्रांट भी 5 साल में इक्वली पी एंड एल को जानी चाहिए? यस. सो हमें ईयर एंड पे डेफर्ड इनकम में जो भी ये गवर्नमेंट ग्रांट पड़ी हुई है, वो गवर्नमेंट ग्रांट मुझे ट्रांसफर करनी पड़ेगी पी एंड एल को. कैसे ट्रांसफर करूंगी? 10 लाख तो मेरे पास है गवर्नमेंट ग्रांट में, मुझे पता है कि वो एसेट का कॉस्ट जो है वो 5 साल तक इक्वली डिवाइड होता है, तो ये डेफर्ड इनकम भी 5 साल में मुझे इक्वली डिवाइड करने पड़ेगी. सो 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 विच इज 2 लाख. सो हर साल मुझे डेफर्ड इनकम से पी एंड एल में 2 लाख ट्रांसफर करने पड़ेंगे. सो यहाँ पे आई शुड हैव वन मोर एंट्री नाउ विच इज deferred income account debit टू पी एंड एल. डायरेक्टली पी एंड एल में ट्रांसफर करेंगे 2 लाख. बोलने का बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल in the pattern of depreciation. अब ये साल जब खत्म होगा, ये एंट्री सबको क्लियर है क्या लॉजिकली? यस. अब जब ये साल खत्म होगा तो वापस वो नॉमिनल अकाउंट्स पी एंड एल को डाल दो. पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन. अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, अब हम पी एंड एल पे देखेंगे ना, तो हमारा पी एंड एल कैसे दिखेगा? पी एंड एल में 9 लाख का डेप्रिसिएशन जाएगा और हमने डेफर्ड इनकम टू पी एंड एल एक एंट्री मारी है. सो यहाँ पे बाय डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट आएगा 2 लाख का. मुझे बताओ क्या अल्टीमेटली मशीन को यूज करने की कॉस्ट उस साल में डिड इट गो टू 7 lakhs? इस मेथड में आपने डेप्रिसिएशन 9 लाख का लगाया, डेफर्ड इनकम पी एंड एल में डाली 2 लाख की, तो 9 लाख का खर्चा, उसको काटने वाली 2 लाख की इनकम, मतलब क्या मशीन को यूज करने का खर्चा 7 लाख ही गया है?
Yes, so can I say that the net impact to P&L under method number 1 and method number 2 is going to be exactly the same? Yes. ये डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है, हमने वर्ड यूज किया है, करेक्ट। जाओ अब क्या करेंगे, अब ईयर नंबर 2 आ जाएगा। ईयर 2 में वापस डेप्रिसिएशन की एंट्री मारनी पड़ेगी। ये फिक्स्ड एसेट वर्ड यूज कर रहे हैं ना, हाँ। सेकेंड ईयर में वापस डेफर्ड इनकम से P&L में जाएगा, वो मत भूलना। सॉरी डेप्रिसिएशन चार्ज आएगा पहले। उसके बाद डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू P&L मारना भूलो मत, 2 लाख। और एंड में डेप्रिसिएशन P&L को ट्रांसफर करना मत भूलना। डन। तो सेकेंड ईयर में पहले डेप्रिसिएशन लगाया, डेफर्ड इनकम P&L को ट्रांसफर किया और डेप्रिसिएशन भी P&L को ट्रांसफर कर दिया। डन। तो क्या सिंपल है, क्या समझ रहे हैं? जब पहली बार सीख रहे थे, चार्ट में बता रही थी तो कॉम्प्लेक्स लग रहा था, अब सॉल्व करते वक्त इजंट इट वेरी इजी? कुछ लग रहा है क्या बहुत डिफिकल्ट है? सबको एब्सोल्युटली क्लियर है, जाना है आगे? इलस्ट्रेशन 2 भी हो गया हमारा। हाँ, इलस्ट्रेशन 3 भी हम कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 4 भी हम कर सकते हैं, उसके बाद हम रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट पे जाएंगे। चलो इलस्ट्रेशन 3 देखो क्या बोल रहे हैं। Santosh Limited has received a grant of 8 crores from the government for setting up a factory in backward area. Okay. Out of this grant, the company distributed rupees 2 crores as dividend. Okay. And so also Santosh Limited received land free of cost from the state government. But it has not recorded it at all in the books as no money has been spent. In the light of Accounting Standard 12, examine whether the treatment of both the grants is correct. So उन्होंने क्या बोला है कि संतोष लिमिटेड को गवर्नमेंट ग्रांट मिली है 8 करोड़ की,
किसके लिए ये 8 करोड़ दिए गए थे गवर्नमेंट ने? कि आप जो बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री सेटअप करते हो उसके लिए। ओके। और क्या किया संतोष ने? संतोष लिमिटेड ने ये जो 8 करोड़ मिले हैं वो उसमें से 2 करोड़ उन्होंने डिविडेंड करके ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ओके। उसके बाद संतोष को गवर्नमेंट से और एक फायदा हुआ है, जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई है संतोष लिमिटेड को। लेकिन वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, हमारा एक भी रुपया गया नहीं है, सो हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे इसका, वी विल नॉट शो दैट एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वाई? बिकॉज वी हैव नॉट स्पेंट एनीथिंग और कॉस्ट पे रिकॉर्ड की जाती है ना एसेट, हम एंट्री क्या मारे, कौन से अमाउंट से मारे। सो ये उनका कंटेंशन है। अब वो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 ने गवर्नमेंट ग्रांट के अकाउंटिंग करने के लिए जो प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस दिए हुए हैं, ओके, उसको ध्यान में रखते हुए बताओ कि संतोष लिमिटेड ये जो दोनों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स वो कर रहा है, सो पहले उसने जो किया पहले वाले ग्रांट के साथ जो किया और दूसरे वाले ग्रांट के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो बोल रहा है, इज इट करेक्ट? कौन आंसर देगा बताओ? वैभवी दोगे आंसर इसका? बताओ बताओ, शांति से पढ़ो, 2 मिनट लो चाहिए तो। ओके, टेक 2 मिनट्स। इफ यू वांट नोटबुक में जॉट डाउन करो कि आप क्या कंक्लूजन लिखोगे, देन आई विल आस्क। समझ गया एवरीबडी? सलोनी, वैभवी, क्या स्टेटस है? बताओ वैभवी, क्विक। क्या बताओ, क्या बताओगे वैभवी? नाश्ते में क्या खाया ये बताओगे क्या? कंक्लूजन, यस कंक्लूजन। कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, वेदर द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ द ग्रांट्स इज करेक्ट, मुझे इसका आंसर चाहिए। क्या? हाँ, दोनों का चाहिए, पहले का भी आप क्या लिखोगे, दूसरे का भी क्या लिखोगे, और क्यों, दोनों लिखना जरूरी है ना। वैभवी तुम्हारा माइक क्यों नहीं चल रहा है? ओके, वैभवी बोल रही है मुझे तो नहीं लग रहा है करेक्ट है, फर्स्ट ही करेक्ट है। ओके, ऐसे आंसर प्रेजेंट करेंगे क्या हम आंसर शीट में? कि जब वो पूछेंगे कि वेदर द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ द ग्रांट्स इज करेक्ट, हम लिखेंगे मुझे तो नहीं लग रहा है कि पहले की सही है, दूसरे की मुझे तो नहीं लग रहा है कि करेक्ट है, पहला करेक्ट हो सकता है। तुम्हें जीरो नहीं, निगेटिव मार्किंग देगी आईसीए ये ऐसे आंसर पे। आंसर हैज टू बी एक्सट्रीमली प्रिसाइज, वो पढ़ के समझना चाहिए, यस नो एंड व्हाई। ओके,
काव्या बोल रही है मैम दोनों ही करेक्ट नहीं है, क्यों काव्या बताओ रीजन। हाँ राइट। हम्म। हाँ तो हाँ सी वो कि सिंपल सी बात है कि इसमें पहला वाला जो पार्ट है ना उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने बस इतना बोला कि 8 करोड़ का आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिला हुआ है इन ऑर्डर टू सेटअप अ फैक्ट्री इन बैकवर्ड एरिया। अब मुझे बताओ डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है वो प्रॉफिट वो डिवाइड कर देते हैं अपने ओनर्स में कि हमने ये प्रॉफिट कमाया इस पे अधिकार ओनर्स का है तो ओनर्स ले लो। अब गवर्नमेंट से मिली हुई है जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो गवर्नमेंट ने ओनर्स को बांटने के लिए दी है क्या, फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए दी है। सो पहले का आंसर हम यही लिखेंगे कि दैट इफ गवर्नमेंट ग्रांट हैज बीन रिसीव्ड with the specific instructions that it has to be used for setting up a factory in backward area, then that government grant cannot be distributed as dividend. That is why this treatment done by Santosh Limited is not correct. Very simple पहली बात तो मुझे बताओ ना गवर्नमेंट तुम्हें बोल रहा है कि फैक्ट्री खड़ा करने के लिए ये 8 करोड़ लो, तुम क्या बोल रहे हो 8 करोड़ ये लो 8 करोड़ ओनर्स में बांट देते हैं, ओनर्स टेक दिस 8 करोड़ रुपीज, अलाउ करेगा क्या गवर्नमेंट? ये क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या कि जो अपने गवर्नमेंट चैरिटी कर रहा है क्या गवर्नमेंट ग्रांट ओनर्स को? आप फैक्ट्री सेटअप करो ये कंडीशन है, इफ यू डू नॉट फुलफिल दैट कंडीशन गवर्नमेंट लेके जाएगा वो 8 करोड़। सो दिस विल नॉट बी अलाउड ओनली। सेकेंड कंटेंशन वो लोग क्या बोल रहे हैं कि संतोष लिमिटेड को फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड मिला हुआ है। अब वो करेक्ट है क्या जो वो बोल रहा है कि हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव नॉट स्पेंट एनीथिंग? व्हाट डज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 से? राइट परफेक्ट, इसलिए तो इतना चार्ट बनाया इतने डिटेल में किया कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त टाइम ना जाए ज्यादा, क्विकली कंक्लूजन निकले। सो एज पर कैसे लिखोगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 सेज दैट, क्या बोलता है कि व्हेन नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट इज रिसीव्ड बाय वे ऑफ एनी एसेट which is given by government free of cost, in that case asset has to be recognized in books of accounts however at nominal value. So here contention of Santosh Limited is incorrect. The company must record or must recognize the asset in the books of accounts at nominal value. खत्म, डन आंसर। बट ऐसे लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। क्लियर है क्या ये? ये पूरा लिखना पड़ेगा क्या? यस वैभवी, तुम्हें जैसे हमने पहले लेक्चर में भी बोला था जब हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 किया था। यस हाँ मैंने जो बोला एग्जैक्टली वैसा नहीं आएगा, बट वाइल प्रेजेंटिंग द आंसर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यू मस्ट फर्स्ट एक्सप्लेन द केस। यस यस, यू कैन नॉट राइट वेदर द सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट, वो तो तुम्हारा तुक्के से भी आ सकता है ना आंसर। ICAI expects that you know अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के प्रोविजंस क्या है। सो पहले पैराग्राफ में एक्सप्लेन करो केस को कि संतोष लिमिटेड को ये दो गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, एक का डिविडेंड दे दिया है और दूसरा वो बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर तुम सेकंड में प्रोविजंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 लिखोगे। यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 उसका नंबर मतलब नाम एंड स्टैंडर्ड की लैंग्वेज एग्जैक्ट रेलेवेंट प्रोविजंस दैट द स्टैंडर्ड सेज दैट नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट, ये वर्ड्स आने चाहिए। wherein we have received any asset free of cost then the asset must be recognized at nominal values, ये वर्ड्स ऐसे ही आने चाहिए। और फिर ये रिलेट करके कंक्लूजन और considering the above provisions or the above as per the above provisions discussed
Santosh Limited's contention is wrong. They must record land at nominal value. आंसर ऐसे ही प्रेजेंट होना चाहिए तो ही 5 मार्क मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। जाना है नेक्स्ट पे। देखो इलस्ट्रेशन 4 क्या है। Top and Top Limited has set up its business in a designated backward area. So they have already set up business in designated backward area, which entitles the company to receive from the government of India a subsidy of 20% of the cost of investment. So just because you have already set up your factory in a backward area, now you are eligible to receive government grant by way of subsidy. कितना मिलेगा? 20% of your investment. Having fulfilled all the conditions under the scheme, the company on its investments of rupees 50 crore in capital assets received rupees 10 crore from the government in January 2017. Accounting period क्या है? 16-17. So since we have complete, इन्होंने सारे conditions जो स्कीम के थे वो फुलफिल कर लिए, तो उससे की वजह से क्या हुआ, जो 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था उसका 20% गवर्नमेंट ग्रांट मिला, मतलब 10 करोड़ जनवरी 17 में। कंपनी वॉन्ट्स टू ट्रीट दिस रिसीट एज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू। वो बोल रही है एक आइटम ऑफ रेवेन्यू है ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है, एंड देयर बाय रिड्यूस लॉसेस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31st March 2017. Okay, keeping in view the relevant accounting standard, discuss whether this action is justified or not. सबसे पहले ये मुझे कोई एक्सप्लेन करो, ये कि कंपनी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देने वाला है सलोनी? क्या बोल रहे हैं वो, क्या एंट्री मारेंगे? क्विकली बताओ रे, इतना टाइम मत लो, सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। वो बोल रहे हैं कि कंपनी वांट्स टू ट्रीट दिस रिसीट एज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू, मतलब वो कहाँ पे डालेंगे वो 10 करोड़ रुपए? डेफर्ड रेवेन्यू में भी नहीं डाल रहे हैं, डायरेक्टली रेवेन्यू डाल रहे हैं, क्योंकि आगे पढ़ो, एंड देयर बाय रिड्यूस द लॉसेस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब वो बोल रहे हैं कि वो जो 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं ना, वो पूरे P&L को क्रेडिट डाल देंगे। डेफर्ड रेवेन्यू नहीं बोला है, रेवेन्यू बोला है, मतलब डायरेक्टली 10 करोड़ P&L में डाल देंगे। उसके वजह से उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो लॉस दिख रहा है वो कम हो जाएगा उनका। तो वो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना बोल रहे हैं, वो समझा क्या? हाँ, अब मुझे कोई ये बताओ जल्दी, ये नोटबुक में लिखो, आंसर प्रेजेंट करो, टेक 8 मिनट्स, पूरा लिखो, फैक्ट्स ऑफ द केस जो मैंने अभी आपको बताया, केस एक्सप्लेन करो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के प्रोविजंस लिखो, रेलेवेंट प्रोविजंस को रेफर करो, स्टैंडर्ड खोलो, बैर टेक्स्ट देखो और कंक्लूड करो। मैं किसी को भी पूरा आंसर पढ़ने के लिए बोलूंगी, सो यू हैव 8 मिनट्स, क्विकली डू इट। क्लियर है? हो गया लिख के?
फैक्ट्स में कंडीशंस भी एक्सप्लेन करने हैं क्या? कौन से कंडीशंस? फैक्ट्स में मतलब भी बस क्वेश्चन शॉर्ट में लिखना है एकदम कि क्या हुआ है, इनको बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री थी, सब्सिडी मिली और वो बोल रहे सब्सिडी P&L को डालेंगे, बस ये 2 लाइन में खत्म करना है। हाँ, उन्होंने सारे कंडीशंस फुलफिल कर दिए, वो मेंशन करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज सी व्हाट यू हैव टू डू इज ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रोविजंस और कंक्लूजन्स को। फैक्ट्स तो क्वेश्चन में है ही, तो 5 मार्क का क्वेश्चन उतने टाइम फ्रेम में भी फटाक से होना चाहिए। ओके चलो, लेट्स डिस्कस। कौन पढ़ेगा ये? किसको पढ़ना है? वैभवी का तो माइक ऑन नहीं है, तो वो पढ़ेगी ही नहीं। सलोनी? हाँ ठीक है, फटाक से लिख लो। हाँ वैभवी, गुड। करना है तो फटाक से टाइप कर दो, वैसे भी ये लोग लिख ही रहे हैं। करो ना, लेकिन माइक ऑन। क्या होता है, बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस है क्या? ओके। क्विक, लास्ट 1 मिनट। डन। चलो, पढ़ो सलोनी। हाँ ठीक है ना, जाने दो ना, गलत। अभी थोड़ी हम लोग पेपर लिख रहे हैं। तो क्या करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होगी? इट शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व। ओके, तुमने देख के लिखा है सलोनी? प्रोविजन देखा मतलब इधर आंसर का देखा या फिर ऊपर जाके ढूंढा? ढूंढा, अच्छा। सी, और बेटर हो सकता है आंसर, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में तुमने डायरेक्ट क्या लिख दिया कि अकाउंटिंग। अभी देखो कितना ध्यान रखना पड़ता है, इधर प्लीज फोकस करो। जैसे तुमने लिखा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 डज नॉट अलाउ गवर्नमेंट ग्रांट टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू।
ऐसे है क्या कि कभी भी अलाउ नहीं किया जाता है? नहीं ना। सो आपका सेंटेंस पढ़ के क्या लगता है कि एज 12 में कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू करके ट्रीट ही नहीं हो सकता है? सो आइडियली तुमने सोचना क्या चाहिए कि ये जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली हुई है, इस गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड एज 12 क्या बोलता है? सो सी हम कैसे लिख पाएंगे? हम ऐसे बोल सकते हैं कि तुम्हारे प्रोविजंस में फैक्ट्स ऑफ द केस तो फिर भी ठीक है, तुम शॉर्ट में वहां पे केस लिख सकते हो। क्या लिखोगे तुम ऊपर कि टॉप एंड टॉप लिमिटेड इट हैज सेट अप अ बिजनेस इन डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया सिंस इट हैज कंप्लाइड विद ऑल द कंडीशंस, इट हैज रिसीव भी हो गया है ना, हाँ, इट हैज रिसीव्ड गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ रुपीज 10 crores in January 2017. Now Top and Top Limited wishes to credit the entire amount to P&L. फिर हम नीचे लिखेंगे however as per the provisions of accounting standard 12. Now as per provisions of accounting standard 12 आप ये लिखोगे कि मुझे बताओ, आप चार्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो कि ये गवर्नमेंट ग्रांट हमें कौन से रिलेशन में। सबसे पहले तो ये नॉन मॉनिटरी है क्या? नॉन मॉनिटरी है क्या? नॉन मॉनिटरी तो है ही नहीं, मुद्दा वहीं पे खत्म हो गया, नॉन मॉनिटरी क्या, तो मॉनिटरी का है। अब मॉनिटरी में भी क्या ये गवर्नमेंट ग्रांट हैज इट बीन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट? हाउ कम यस? कौन से फिक्स्ड एसेट के लिए दिया है? ये कोई भी स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए नहीं है। कहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में बताया है क्या कि ये 10 करोड़ यही मशीन के लिए यूज करने हैं? नहीं, उन्होंने क्या बोला है कि तुमने फैक्ट्री सेटअप की 10 करोड़ ले लो, सो इट इज नॉट रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, मतलब ये अदर टाइप की ग्रांट हो गई है। अब अदर टाइप की ग्रांट में हमें सोचना पड़ेगा कि इसे कैपिटल अप्रोच में डालना है या इनकम अप्रोच में। तो मुझे बताओ, कैपिटल अप्रोच में डालने का क्या बोलते हैं? इज इट शोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन और ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन? इज इट गिवन टू यू विथ रेफरेंस टू द टोटल आउटले? उन्होंने क्या बोला है, देखो सब्सिडी कैसे दी है, 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी टोटलिटी बेसिस पे उसका 20% हम देंगे। तो डोंट यू थिंक कि इट इज गिवन विथ रेफरेंस टू द टोटल आउटले? एंड आर दे एक्सपेक्टिंग एनी रीपेमेंट? क्या गवर्नमेंट ग्रांट ये 10 करोड़ उन्हें वापस देना कहीं पे बताया गया है? सो ये डोंट यू थिंक कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन के है? प्लस रेवेन्यू के कॉन्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स लग रहे हैं क्या? हैज दिस ऑर्गेनाइजेशन अर्नड इट? इज इट रिलेटिंग टू एनी पर्टिकुलर कॉस्ट, टू रीइंबर्स एनी पर्टिकुलर कॉस्ट? नो। सो इसमें ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स है ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन के, तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 सेज दैट, क्या हम सबसे बोलेंगे कि here so whenever a monetary grant is received, check whether it is received for a specific fixed asset. So here this grant is not received for specific fixed asset. Okay, now this government grant which is received, accounting standard 12 says that whenever a grant shows the characteristics of promoter's contribution, like it is given with reference to total capital outlay and no repayment is expected, such government grant is to be accounted for as per capital approach and thereby it is credited to capital reserve. It is to be credited to capital reserve. तो ये पढ़ के हमें समझ जाता है कि ये गवर्नमेंट ग्रांट कोई फिक्स्ड एसेट के लिए नहीं मिली है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 बोलता है कि अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट दिखती है जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे करते हैं प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन के, तो वो कैपिटल रिजर्व में डालनी। अब उसे रिलेट करो ये वाली सिचुएशन को। नाउ हियर Top and Top Limited has received subsidy from government which is given with reference to total expenditure, that is 20% of cost of investment. No repayment is expected. Also, this grant is not given to meet any revenue expenditure. That is why, as per the provisions of Accounting Standard 12, it should be credited to capital reserve and crediting it to P&L would not be correct.
अब क्या पढ़ने वाले को पूरा समझेगा क्या कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 क्या बोलता है? हमने सब कवर किया देखो कि ये फिक्स्ड एसेट से, ये मॉनेटरी है, फिक्स्ड एसेट से रिलेट नहीं करती है। 12 बोलता है कि प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, तो कैपिटल रिजर्व को डालो। यहाँ पे वो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है, रेवेन्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखा रहा है, एंड दैट इज वाई वो जाना चाहिए कैपिटल रिजर्व को। यस अगर तुम इतना शॉर्ट में आंसर लिखोगे, मैं नहीं बोलती हूँ कि अभी तुम्हारा फर्स्ट गो में करेक्ट आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड ही तुम अब सीखे हो अभी, बट ऐसे रिलेट करो ना। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ग्रांट की ट्रीटमेंट कैसी होनी चाहिए, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था पढ़ के ही कि अरे ये तो ना प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है, तो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के बारे में ग्रांट क्या बोलता है, तो वैसे लिखना पड़ेगा। हाँ नहीं ना, वही तो जानना था। फिक्स्ड एसेट कहाँ पे है बताओ तुम। उसी के लिए दिए ना, लेकिन स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए दिए हैं क्या? उन्होंने क्या बोला है देखो कि आपने बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री सेटअप कर दी है, इसके लिए तुम्हें गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा, और गवर्नमेंट ग्रांट के कंडीशंस पढ़ो ना। ग्रांट में बोला है क्या कि इट इज टू बी गिवन, स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट कब बोलते हैं काव्या? when the conditions say that the government grant के conditions ये बोलते हैं that a grant is only to be used for purchase, construction or otherwise acquisition of specific fixed asset। यहाँ पे ऐसे नहीं है ना, गारंटी उन्होंने क्या बोला, तुमने फैक्ट्री सेटअप कर दी है ना, इसलिए हम तुम्हें टोटल खर्चे का 20% देंगे। कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट के लिए दिया है क्या वो? तो स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट में जाना ही गलत था। वैभवी तुमने क्या सोचा? हाँ समझा मुझे। इज दिस क्लियर? श्रावणी समझ रहा है क्या? यस जमा था क्या ये कंक्लूजन, या इतना बस आइडेंटिफाई हुआ था क्या कि ये कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए? प्रेजेंट कैसे करोगे ये प्रैक्टिस से ही होगा, और वो करना पड़ेगा। दिस इज कंपलसरी 20 मार्क क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो घर पे ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि फैक्ट लिखो, प्रोविजंस लिखो, कंक्लूजन लिखो। अब 5th स्टैंडर्ड में नहीं हो कि मैं सब लिख के लूंगी, हम लर्न करेंगे, तो 4 साल बाद सिलेबस कंप्लीट होगा। स्टैंडर्ड पूरा अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए। खुद होके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लिखना कैसे है, लेकिन हर एक क्वेश्चन वापस से घर पे जाके लिखना है, इंस्टीट्यूट के आंसर से कंपेयर करना है। स्टेप नंबर 1 कंक्लूजन मैच हो गया तो कंसेप्ट क्लियर है, कंक्लूजन मैच नहीं हुआ वापस स्टैंडर्ड पे जाओ, स्टैंडर्ड क्लियर नहीं है, फिर लिखो। कंक्लूजन करेक्ट आ रहा है तो प्रेजेंटेशन देखो क्या लिखना चाहिए था, कौन से ऐसे वर्ड्स है जो वो लोग यूज कर रहे हैं जो हमसे नहीं होते यूज। डेलिबरेटली मेक श्योर कि वो सेंटेंसेस तुम लर्न करते हो, एंड देन अगेन प्रेजेंट द आंसर। इस तरीके से ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तैयारी करनी है, तो ही 20 में से 18-19 मिलेंगे। चलो नाउ लेट्स गो टू द कंसेप्ट ऑफ रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। ओके रिफंड के लिए भी हम एक चार्ट बनाने वाले हैं, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि रिफंड का मतलब क्या होता है। लिख दो हेडिंग। ओके कितनी
बार हमने अभी ये देखा है रिपीटेटिवली कि गवर्नमेंट ग्रांट के साथ यूजुअली कुछ कंडीशंस अटैच होते हैं। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें वो होमवर्क दिया था कि गवर्नमेंट ग्रांट पढ़, वो जो हमने standupmitra.in था उसमें मैंने बोला था कि आप लोगों को गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ो, कुछ स्कीम्स के डॉक्यूमेंट्स पढ़ो। पढ़े थे क्या? जो नहीं पढ़े थे फिर मैंने आपको पनिशमेंट भी दी थी, उसके बाद पढ़े क्या? यस तो वहां पे भी आपको दिखा होगा कि कुछ कंडीशंस बोले हैं गवर्नमेंट ने कि ये ग्रांट देंगे लेकिन ये कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। ये स्टैंडर्ड में भी देखा है। लेकिन काफी बार ऐसे भी हो सकता है कि ऑलवेज ऐसे ही नेसेसरी है क्या कि जैसे हमने वो ये एग्जांपल लिया था कल कि गवर्नमेंट ने तुमने लैंड खरीदी, गवर्नमेंट ने तुम्हें वो लैंड के लिए थोड़े पैसे दे दिए, ओके, एज अ गवर्नमेंट ग्रांट विद अ कंडीशन कि 5 साल ये जमीन बांबू उगाने के लिए ही आपको यूज करनी है। अब प्लीज अंडरस्टैंड, काफी गवर्नमेंट ग्रांट के डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा जाता है दैट इफ यू डू नॉट फुलफिल द ग्रांट कंडीशंस ऑफ द ग्रांट देन यू विल हैव टू रिफंड, गिव बैक दैट गवर्नमेंट ग्रांट टू द गवर्नमेंट। मतलब अगर मैंने वो 5 साल जमीन पे वो बांबू ग्रो नहीं किए, मैंने ऐसे कर दिया कि 2 साल ग्रो किए और उसके बाद डिसकंटिन्यू कर दी, वो जमीन किसी को बेच दी सपोज, तो वो ग्रांट से अटैच जो कंडीशंस थे वो मैंने फुलफिल नहीं किए और उस केस में गवर्नमेंट के स्कीम के तहत उसमें लिखा हो सकता है ये कि अगर आपने वो कंडीशंस फुलफिल नहीं किए, जैसे आप वो कंडीशन को ब्रिच करते हो आपको कंपल्सरीली मिली हुई गवर्नमेंट ग्रांट लौटानी पड़ेगी। अब पूरी लौटाओगे या कितनी लौटाओगे वो भी डॉक्यूमेंट में लिखा होगा, लेकिन लौटानी पड़ेगी। सो द ऑर्गेनाइजेशन विल एक्चुअली हैव टू गिव बैक दैट गवर्नमेंट ग्रांट। सो जब ऐसा कोई सिचुएशन होता है, क्योंकि जब आप ऐसा अकाउंटिंग करने के लिए जाओगे फर्म्स में, जब आर्टिकलशिप के लिए जाओगे तो ऐसा भी केस आ सकता है कि आप जो कंपनी का ऑडिटिंग कर रहे हो, अकाउंटिंग देख रहे हो या ऐसे इन जनरल फाइनेंशियल अकाउंटिंग एडवाइस दे रहे हो, तो आपको ये सिचुएशन आ सकती है कि वो कंपनी को पहले ग्रांट मिली, उसके बाद कंडीशन फुलफिल नहीं हुई और ग्रांट रिफंड करनी पड़ी। तो रिफंड का अकाउंटिंग कैसे होता है रिफंड के वक्त, वो हमें देखना है। सो व्हाट इज रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, इज दैट क्लियर? हाँ, अब इसका चार्ट बनाएंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का। ये तुम मेरे साथ ही बना दो, छोटा चार्ट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अब एक्चुअली ऑफ रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। हाँ, सो जब आप गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड कर देते हो तो उसका अकाउंटिंग करते वक्त पहले आप सोचो कि जब ग्रांट मिली थी तब अकाउंटिंग क्या हुआ था, क्योंकि जब ग्रांट मिली थी तब क्या अकाउंटिंग किया था उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जब ग्रांट लौटाई जा रही है तो अकाउंटिंग क्या करना है। सो रिफंड करते वक्त स्टेप नंबर 1 इज ऑलवेज गोइंग टू बी दैट फर्स्ट चेक, सो दिस ट्रीटमेंट एक्चुअली रिफंड ट्रीटमेंट depends on the treatment given at the time of receipt of government grant. So जब आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी तब आपने कौन से मेथड के हिसाब से अकाउंटिंग किया था या क्या अकाउंटिंग किया था, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि जब आप ग्रांट लौटा रहे हो आपको क्या अकाउंटिंग करना है। इधर तक क्लियर? यस, ओके। तो देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। पहला कि जब आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी आपने कॉस्ट रिडक्शन किया था, ओके। सो ग्रांट was reduced from the
कॉस्ट ऑफ द एसेट। ओके, अब जब आपको रिफंड करना है, कोई कंडीशंस आपने शायद से फुलफिल नहीं किए, रिफंड करना है, तो रिफंड की एंट्री मारते वक्त देखो एकदम सिंपल है, जब ग्रांट मिली तो एसेट की कॉस्ट कम कर दी। अब जब ग्रांट लौटा रहे हो, रिफंड कर रहे हो, मतलब जो कम की हुई कॉस्ट है उसका कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि आपकी वो कॉस्ट कम हुई ही नहीं, क्योंकि आपको ग्रांट मिली ही नहीं, आपको रिफंड कर देनी पड़ी। तो आप सिंपल करोगे कि ग्रांट रिफंड करते वक्त वापस से वो एसेट की कॉस्ट बढ़ा दोगे। सो रिफंड करते वक्त इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द एसेट। ओके, अब अगर एसेट के कॉस्ट को हाथ लगाया तो हमेशा मैं क्या बोलती हूँ, आपके दिमाग में क्या अलार्म बजना चाहिए, डेप्रिसिएशन भी चेंज होगा। ये ना तुम्हारे एकदम, तुम्हें नींद में भी कोई पूछे तो आना चाहिए, यही क्लिक होना चाहिए एग्जाम में भी कि अरे एसेट के कॉस्ट को हाथ लगाया हुआ है, मतलब डेप्रिसिएशन पे इम्पैक्ट आएगा। अब रिफंड करने के वजह से आपने वापस एसेट की कॉस्ट बढ़ा दी तो डेप्रिसिएशन चेंज होगा। अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कैसे चेंज करना है, पिछले सालों के डेप्रिसिएशंस को भी चेंज करते जाना है या अभी जो है वो आगे देखो, आगे से करेंगे। अब बोलेंगे ठीक है अभी रिफंड किया, एसेट की कॉस्ट बढ़ गई है, ये नई एसेट की कॉस्ट है, अब दिस ईयर मतलब जिस साल में रिफंड किया है उस साल और उसके आगे के सालों का तुम डेप्रिसिएशन चेंज करोगे। मतलब विल द डेप्रिसिएशन चेंज प्रोस्पेक्टिवली और रेट्रोस्पेक्टिवली, प्रोस्पेक्टिवली। सो हम यहाँ पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन विल चेंज प्रोस्पेक्टिवली, लिख लो इतना। एक 15 मिनट ज्यादा ले लूं क्या मैं लेक्चर, या तुम्हारा लाइव होता है दूसरा कोई, बताओ जो लोग लाइव अटेंड कर रहे हो, लाइव होता है क्या या रिकॉर्डेड होता है? ठीक है चलो, तो एक काम करते हैं फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं, सिंस यू हैव नेक्स्ट लेक्चर। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगले 2 वीक के लिए क्लास इवनिंग में होगा 7 to 9, ठीक है। हेंस ये वीक में क्लास सैटरडे को भी होने वाला है, संडे को भी होने वाला है, बिकॉज आई नीड टू कंप्लीट संडे तक कुछ पार्ट जो डिसाइडेड है मेरा, तो वो कंप्लीट करना है मुझे, तो क्लास सैटरडे को भी होगा और संडे को भी होगा। आर वी क्लियर? अभी तक जितना किया है वो रिवाइज करो, कल हम रिफंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे।